प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पतरातू और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में हुई पेश। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सही दिशा में बढ़ रही है जांच। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 27 मई को डाले जाएंगे वोट। तीसरे और चौथे चरण की 31 को होगी मतगणना। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज। झामुमो और कांग्रेस दोनों कर रही दावेदारी। भाजपा की ओर से नाम पर चल रहा मंथन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्थ कर्णपुरा में 2000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के एनटीपीसी पावर प्लांट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री मोदी ने मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। केंद्र सरकार दोनों परियोजनाओं की अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द यहां उत्पादन शुरू करने पर जोर दे रही है। अपने जापान दौरे से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज ईडी की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने 8 जून तक पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि आज पूजा सिंघल का 14 दिन का रिमांड खत्म हो रहा था। कस्टडी में प्रोड्यूस किया गया और चूंकि टोटल 14 दिन का कस्टडी ईडी में हो चुका था, इसलिए ईडी की तरफ से प्रेयर किया गया कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। लर्नेड कोर्ट ने इसको माना और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। इधर पूजा सिंघल के वकील विनय प्रसाद ने बताया कि जेल में मेडिकल सुविधा देने के लिए कोर्ट से अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जेल अथॉरिटी को बोला गया है, प्रोवाइड करेंगे वहाँ। तो वो एवरी 15 days is the normal process for the court hearing. So he will come with accused and other accused will also come on the same day. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसी की ओर से की जा रही कार्रवाई उचित दिशा की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री दुबे ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। से पता चली है इस झारखंड को 2.5 साल में इन लोगों ने लूट लिया है और ये मामला कम से कम नहीं भी कुछ तो 20 से 25 हजार करोड़ का जो है सवाल है। और सारे पैसे कोई दुबई चले गए हैं, कोई कैनमैन आइलैंड चले गए हैं, कोई अमेरिका चला गया है, कोई लंदन चला गया है। उन सारे पैसे की वापसी होनी है और उसके लिए भारत सरकार चिंतित है। और मुझे लगता है कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और माननीय न्यायालय यदि और भी किसी जांच को मान लीजिए कि हैंडओवर कर देता है, तो सारे दलाल, मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो न खाएंगे न खाने देंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है। और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में लोग करप्शन भूल जाएं।
देवघर के खनन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आज अवैध बालू लदे 3 वाहनों को जब्त किया। उन्होंने बताया कि बालू माफिया जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर और सरासनी घाट से अवैध बालू ढुलाई के कार्यों में संलग्न थे, जिसे जसीडीह थाने की मदद से 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। गढ़वा नदी में मानिकपुर पंचायत में सरासनी घाट में कुछ ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव किया जा रहा है। इसी सूचना पे हमने अभी कार्रवाई किया है, जिसमें 3 गाड़ियां पकड़ी गई है। अभी थाना को सूचना दे दिया गया है, पुलिस बल आए हैं। इसको हम लोग अन्य चालक की सहायता से थाना ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए 27 मई को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 31 मई को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण में बोकारो जिले के चास और चंदनक्यारी प्रखंड में 27 मई को मतदान कराया जाएगा। इस सिलसिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चौथे और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि 27 मई को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग अपने निर्वाचन के लगभग अंतिम चरण में आ गए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्रूशियल हम लोग के लिए केस है। सारी बातें आप लोगों ने सुन ली और हम लोग उसको रिपीटेटिव नहीं करेंगे। इस दौरान उपायुक्त ने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मियों से पिछले 3 चरण के पंचायत चुनाव के अनुभव को साझा करते हुए मतदान कर्मियों से पूरी तन्मयता के साथ आखिरी चरण का चुनाव संपन्न कराने की अपील की। हम लोग जब बूथ की सेंसिटिविटी बनाते हैं तो बहुत गंभीर विषयों पर हम लोग अपना समय देते हैं। इसमें स्वाभाविक है नक्सल गतिविधि तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस रहती ही है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक प्रतिबद्धता कितनी है, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जितने भी बिंदु हैं उसमें वहाँ पर राजनीतिक प्रतिबद्धता भी रहती है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने भी चुनाव में लगे अधिकारियों और कर्मियों को सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी मतदान केंद्रों पर तैनाती की गई है। वो सेंसिटिव हो या नहीं हो, कुछ न कुछ फोर्स दिया ही गया है। उसके अलावा हम लोग को सीआरपीएफ और एसटीएफ जो जगवार बोलते हैं उसकी फोर्स मिली है ड्यूटी के लिए। तो जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पैच है वहाँ हम लोग को उनको मोबाइल रखेंगे और रेगुलर घुमाएंगे। 27 मई को चौथे और अंतिम चरण के मतदान के बाद 31 मई को एक साथ तीसरे और चौथे चरण के वोटों की मतगणना होगी। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि चौथे और अंतिम चरण के मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री रंजन आज समाहरणालय के सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतिम और चौथे चरण में जिले के कोडरमा, जयनगर और चंदवारा प्रखंड में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी बैठक में तय होगी। बैठक के दौरान सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 8 साल नाम से 15 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो और कांग्रेस ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए सहयोगी दलों से आग्रह किया है। उधर झामुमो अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहा है। इधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन जारी है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बनी रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झामुमो से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को लेकर त्याग और बलिदान की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन में त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। भारतीय जनमोर्चा की ओर से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिसूचित क्षेत्र में दुकान और जमीन का अधिग्रहण के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि ऐसे अधिकारियों का प्रतिकार होना चाहिए। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 1977 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2124 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1977 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.49% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.46% दर्ज किया गया। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब 1,92,67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 7 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देवघर पुलिस ने 2 रक्त माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर डुप्लीकेट रक्त सप्लाई करने का आरोप है। बिक्री का मामला आया था, जिसपे हम लोग विधिक अनुसंधान के उपरांत हम लोग ने 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। उसके पूछताछ और उसके निशानदेही पे हम लोग आवश्यक अनुसंधान की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी तक सर क्या पाया गया सर इन लोगों के द्वारा? चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है उनसे खून लिए थे और उनके द्वारा खून उपलब्ध कराया गया था। उसके निशानदेही पे कौन कौन लोग। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसे लेकर सदर अस्पताल में मेडिकल टेली कंसल्टेशन की शुरुआत की गई है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने सदर अस्पताल के ओपीडी से मेडिकल टेली कंसल्टेशन की विधिवत शुरुआत की और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे मरीजों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको दिए जा रहे चिकित्सीय सलाह का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस नई स्वास्थ्य सुविधा से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी और बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कि सदर अस्पताल में जो सुविधाएं हैं बेस्ट से बेस्ट दे सकें, पर आप भी जानते हैं कि कई ऐसे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनका आवागमन बहुत मुश्किल होता है। कोडरमा में कुछ क्षेत्र इतना सुदूर है कि वहां से आवागमन ऐसे भी बहुत कठिन। तो हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सुदूर क्षेत्र में जो हमारा HWC है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना अच्छा हो गया है कि वहाँ बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्थाएं 24/7 रहती है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ से जोड़कर यहाँ के डॉक्टर्स की मदद से उनको वहीं के पेशेंट को टेली कंसल्टेशन के थ्रू सारा गाइड जो है, मेडिकेशन है या टेस्ट है, वो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर रेफर करने लायक होगा तो देख के ही पता चल जाएगा, तो डॉक्टर उसको कॉल पर सदर अस्पताल बुला सकते हैं।
पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 15.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया। इस दौरान इलाके के सांसद विद्युत वरण महतो और स्थानीय विधायक सरयू राय मौजूद थे। पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इन क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास हो, यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 15.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। अभी बरसात के पहले जितना जल्दी हो सके इस काम को अंजाम हुआ, सभी लोग का काम भी आवंटन हो चुका है और लगातार प्रयास है। क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में जो भी पब्लिक लोगों का डिमांड रहता है, जहाँ जर्जर सड़क होता, नाली होता है, उसको तुरंत जो है कार्रवाई होकर उसको संज्ञान में लेते उसको धरातल में उतारने का काम करते हैं। इस दौरान विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि यह राशि सड़क, नाली के निर्माण और बाजार को ठीक करने में खर्च होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में वित्त आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार का सहयोग है। ये योजनाएं सड़कों की है, नालियों की है, बाजारों ठीक करने की है। कुछ पैसा 15 में वित्त आयोग ने दिया है, कुछ भारत सरकार ने दिया है, कुछ राज्य सरकार का है। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिन ठेकेदारों को ये काम मिला है वो तत्परता पूर्वक गुणवत्ता पूर्ण कार्य करें ताकि और भी आगे योजनाएं आने वाली हैं उसमें भी हम लोग लगकर उनको पूरा करा सकें। मुझे भरोसा है कि क्षेत्र में जब योजनाएं लागू हो जाएंगी तो उस क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न होगी इससे। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जरूरत इस बात की है कि योजनाएं सही समय पर पूरा हो ताकि लोगों को फायदा मिल सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात की सीमा तय करने का फैसला किया है। केंद्र के प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति प्रदान कर दी है। चीनी के निर्यात की छूट दी जाएगी। विदेश मंत्रालय महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये पाबंदी कच्ची चीनी, रिफाइंड चीनी और उबली हुई चीनी तीनों पर लागू होगी और 31 अक्टूबर 2022 तक या किसी अगले आदेश तक ये लागू रहेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि चीनी सत्र 2021-22 के दौरान देश में चीनी उपलब्धता और इसकी कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात को 1 जून 2022 से अगले आदेश तक विनियमित करने का निर्णय लिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का आज से कम असर दिखाई पड़ेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 31 मई तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों के इलाज की भी जिम्मेदारी है। लिहाजा मरीजों के बेहतर उपचार के उद्देश्य से रिम्स में 33 सीनियर रेजिडेंट और 60 ट्यूटर की नियुक्ति कर ली गई है। प्रबंधन ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सांसद ने देवघर के एम्स अस्पताल के मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अपील की गई है कि देवघर एम्स अस्पताल में व्याप्त कमियों को जल्द दूर किया जाए। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए लातेहार के गारू एवं महुआडांड प्रखंड के भारत माता भवन परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों का मनोबल और उत्साहवर्धन कर शुभकामनाओं के साथ क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। पंचायत चुनाव कार्य में टाटा मोटर्स की बसें लगाई गई हैं। इसके कारण 24 से 27 मई तक टाटा मोटर्स कर्मचारियों की बस सेवा बाधित रहेगी। नोटिस के अनुसार 24, 25, 26 और 27 मई को बस सेवाएं कर्मचारियों को मुहैया नहीं होंगी। रांची जिले में पंचायत चुनाव ड्यूटी से वापस लौट रहे पुलिस वाहन चालक प्रमोद सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर उपायुक्त छवि रंजन ने गहरी संवेदना प्रकट की है। गढ़वा में बांस की बखार गिरने से 3 दिन पहले 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा तीनों परिवारों को प्रति परिवार 1,30,000 रुपए के चेक समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित पत्र सौंपे गए। गोड्डा जिला का 39वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर आज गोड्डा हंसडीहा रेलखंड का इलेक्ट्रिक इंजन से CRS होगा। रांची से नई दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन पर मंगलवार देर रात लातेहार के पास पथराव किया गया। इस पथराव की वजह से ट्रेन के कोच नंबर G12 का शीशा टूट गया। इसमें एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि उसकी मां को भी चोट आई है। भाजपा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम में खूंटी लोकसभा के कार्यकर्ता ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने JP नड्डा के कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने आज रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गरीबों के लिए केंद्र सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं ने गिरिडीह के सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। गिरिडीह नगर निगम के कोयरी टोला से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज रांची स्थित होटवार एथलेटिक्स स्टेडियम में रांची जिला एथलेटिक्स टीम जूनियर एवं सीनियर वर्ग का चयन किया गया। इस अवसर पर DIG अनीश गुप्ता ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। बिहार की हॉकी टीम इन दिनों सिमडेगा में है। 1 महीने तक सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में बिहार की हॉकी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखारेंगे। यहां की सुविधा और व्यवस्था के खिलाड़ी कायल नजर आ रहे हैं। बिहार की ये 18 सदस्यीय टीम हरियाणा में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेगी। बिहार में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम नहीं होने के कारण प्रशिक्षण के लिए टीम सिमडेगा पहुंची है। यहां इन्हें 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार टीम की कोच मिनी कुमारी ने कहा कि सिमडेगा में उन्हें सुविधा और सपोर्ट दोनों मिल रहा है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में मदद मिल रही है। हमारे यहाँ टर्फ अभी नहीं है, इसलिए बिहार सरकार हमें इस तरह की मदद की और हम लोग प्रदर्शन को अपने निखार सके, इसलिए हमें वो यहाँ भेजी है। बच्चों को हर तरह की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। बिहार टीम की खिलाड़ी पूजा कुमारी, स्नेहा राज और रेजिना मरांडी ने कहा कि पूर्व में सिमडेगा में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वे यहाँ आ चुकी हैं। उन्हें दोबारा यहाँ आने का मौका मिला है। यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे खेल में निखार लाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगी। और जो हमारे डीजी सर हम लोग के लिए हॉकी और बॉल सब तो उपलब्ध करवाए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग आगे चल के अच्छा करेंगे। हम लोग वहाँ पे अच्छा से प्रदर्शन कर सके, इसलिए हमारे बिहार सरकार ने यहाँ से मतलब प्रैक्टिस करके हम लोग जाएंगे वहाँ पे। वहीं सिमडेगा की हॉकी कोच प्रतिमा बरवा ने कहा कि पहले झारखंड के आदिवासी खिलाड़ियों का ही ध्यान हॉकी की ओर था। खुशी की बात यह है कि अब बिहार के खिलाड़ी भी हॉकी से जुड़े हैं और उनमें हॉकी का जुनून देखने को मिल रहा है। तो यहाँ
आके वो लोग बहुत खुश हैं और मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले के अपेक्षा अभी बिहार टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन भी सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिमडेगा हॉकी के हब के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम के निर्माण और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। 4 साल के बाद बिहार का खिलाड़ी खेल जगत में चाहे राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, बिहार का नाम ऊंचा जरूर। ओलंपियन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों के कारण हॉकी की नर्सरी के रूप में प्रसिद्ध हुई सिमडेगा की धरती बिहार के खिलाड़ियों को भी रास आ रही है। इतना ही नहीं, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये गीत भी हॉकी के इस जुनून पर लागू हो रही है। 2000 में अविभाजित बिहार के नक्शे में नई लकीर खींचने और अलग राज्य बन जाने के बावजूद दोनों राज्यों के बीच के आपसी रिश्ते को हॉकी मजबूत बना रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों की बेहतरी के लिए लगातार तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था दिव्यांगजनों के लिए किस तरह काम कर रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तकनीक की मदद से दिव्यांग लोगों के लिए क्या नहीं किया जा सकता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल NGO। इस संस्था ने देश दुनिया के लाखों दिव्यांगों को एक नई दिशा दी है। मध्य प्रदेश का आयुष आज अपनी कला की बदौलत अपनी पहचान बना रहा है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल NGO ने आयुष की मदद के लिए हाथ आगे किया और आज आयुष की पेंटिंग दुनिया की पहली वर्चुअल गैलरी का हिस्सा है। ये ऐसी वर्चुअल पेंटिंग गैलरी है जहां दिव्यांग अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन करते हैं और यहीं से इन पेंटिंगों को सेल करने में NGO इनकी मदद करता है, जिसका पैसा सीधे दिव्यांग के पास जाता है। ऐसे दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पतरातू और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा। निलंबित IAS पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में हुई पेश। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा सही दिशा में बढ़ रही है जांच। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 27 मई को डाले जाएंगे वोट। तीसरे और चौथे चरण की 31 को होगी मतगणना। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज। झामुमो और कांग्रेस दोनों कर रही दावेदारी। भाजपा की ओर से नाम पर चल रहा मंथन।